वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। आज हम अपने नीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। और चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में आगे। सीधे हम क्वेश्चन करते जाएंगे और आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो सके। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में नगण्य मात्रा में पाया जाता है? तो सिलिकॉन हमारे शरीर में नगण्य मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनुलिन है, तो इनुलिन होमोग्लाइकेन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज एक बहुलीकृत पॉलीसेकेराइड है, यानी कि पूछ रहा है कि सेल्यूलोज किसका बहुलीकृत पॉलीसेकेराइड है? तो सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलीकृत पॉलीसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बंध के निर्माण में भाग लेता है? तो सिस्टीन अपने डाइसल्फाइड बंध के निर्माण में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कलॉइड जो एक द्वितीयक उपापचयज है वह है? तो हमारा मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है जो कि अपना एक द्वितीयक उपापचयज है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक सरल वसा बनी होती है, यानी कि एक सिंपल लिपिड बना होता है। तो हमारा एक सिंपल मतलब एक सरल वसा एक ग्लिसरॉल व 3 वसीय अम्ल अणुओं से मिलकर हमारा एक वसा बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमरे के सामान्य तापमान पर तरल ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा तेल। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समबहुलक है, यानी कि एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है? तो इसका आंसर हमारा सेल्यूलोज हमारे ग्लूकोज का समबहुलक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले मुख्य फास्फोलिपिड है। तो कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला मुख्य फास्फोलिपिड लेसिथिन है। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलेनिन अमीनो अम्ल की संरचना है। तो हमारा एलेनिन अमीनो अम्ल की संरचना हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित रहने वाला केसिन। तो केसिन एक प्रोटीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमको सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला है हमारा फास्फोप्रोटीन। तो फास्फोप्रोटीन हो जाएगा केसिनोजन। हमारा अगला है लेसिथोप्रोटीन। तो हमारा लेसिथोप्रोटीन हो जाएगा हमारा फाइब्रिनोजन। हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, तो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा इरिथ्रोपोएटिन। और हमारा सरल प्रोटीन हो जाएगा एल्ब्यूमिन। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक डाइसेकेराइड ग्लूकोज का बना होता है? तो हमारा आंसर माल्टोज होगा जो कि एक डाइसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न संरचना किस अमीनो अम्ल से संबंधित है? यानी कि पूछ रहा है कि यह संरचना किस अमीनो अम्ल से संबंधित है? तो यह अपने सेरीन अमीनो अम्ल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एपीमर के उदाहरण है? तो यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा मेनोज, ये दोनों ही एपीमर के उदाहरण हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए किस संदर्भ में भिन्न है? तो हमारा डीएनए और आरएनए पाइरिमिडीन क्षार और पेंटोज शुगर इन दोनों के संबंध में भिन्न है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कितने कथन सत्य हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, डीएनए एक अम्लीय पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, बिल्कुल सही बात है। 5 मिथाइल यूरासिल थाइमिन का ही दूसरा रासायनिक नाम है, यह भी सही बात है। बी डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती रूप में कुंडलित होती है, तो यह भी सही बात है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका से निकाले गए डीएनए के नमूने में क्षारकों का 30% एडेनिन है। इस डीएनए में कितने प्रतिशत साइटोसिन होगा? तो भाई अगर एडेनिन अगर 30% है तो यहाँ पर हमारा थाइमिन भी अपना 30 होगा, तो 30 और 30 60 हो गए, तो बच गया अपना 20% अपना ग्वानिन और साइटोसिन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी विधि को प्रमाणित करने के लिए मैथ्यू मेसेल्सन एवं फ्रैंकलिन स्टाल ने उनका प्रयोग किस वर्ष में किया था? तो उन्होंने अपना प्रयोग सन 1958 में किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टीआरएनए के किस लूप को अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप के नाम से जाना जाता है? तो डीएचयू लूप को अपना अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आर प्रभेद का एस प्रभेद में रूपांतरण को बाधित करता है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा डीएनएस एंजाइम अपने आर प्रभेद का एस प्रभेद में रूपांतरण को बाधित करता है। अब अगला क्वेश्चन है, विभक्त जीन का विन्यास प्रदर्शित करता है। बताना है कि विभक्त यानी कि स्प्लिट जीन का भी विन्यास क्या प्रदर्शित करता है? तो यह हमारा विभक्त जीन हमारा अब अपना जीनोम का प्राचीन लक्षण और अपना इंट्रॉन की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है। यह दोनों आंसर सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का एक वर्ग जो असामान्य नाइट्रोजनस क्षार रखता है वह आरएनए होगा। तो हमको बताना है कि जो आरएनए का एक वर्ग जो असामान्य नाइट्रोजनस क्षार रखता है तो वह है टीआरएनए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइन डेलगार्नो अनुक्रम उपस्थित होता है। तो बताना है कि तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एमआरएनए के 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में यह उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन के लिए क्या सही है? बताना है कि इनमें से रिप्रेसिबल ओपेरॉन के लिए क्या सही है? तो निष्क्रिय रिप्रेसर, को रिप्रेसर बराबर सक्रिय रिप्रेसर, यह रिप्रेसिबल ओपेरॉन के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डीएनए अंगुली छपाई यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रारूप एक समान होते हैं। किसमें डीएनए फिंगर प्रारूप एक समान होते हैं? तो हमें आपको ये यहाँ पर केवल एक युग्मनज जुड़वा यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के यहाँ पर सही होते हैं, मतलब एक समान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि मानव जीनोम की इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं? तो देखते हैं, कुल जीनों की संख्या 30,000 है, बिल्कुल सही बात है। गुणसूत्र क्रमांक 1 पर 2968 जीन्स हैं, सही बात है। और वाई गुणसूत्र पर 231 जीन्स हैं, यह भी सही बात है। 1.4 मिलियन जगह ऐसी हैं जहां एक क्षार में अंतर है जिसे एसएनपी यानी स्निप्स कहते हैं, यह भी सही बात है। तो हमारा सभी कथन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जीन का औसत आकार है। पूछ रहा है कि मनुष्य में जीन का औसत आकार, तो यह 3000 क्षार युग्म है जीन का औसत आकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक लक्षण 5 युग्म विकल्पियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस लक्षण के लिए कितने जीन प्रारूप संभव होगा? तो इसके लिए अपना 15 जीन प्रारूप संभव होगा। मैं इसका सॉल्यूशन और इसका फार्मूला आपको अपने टेलीग्राम चैनल नीट संसार पे दे दूंगा, आप वहां से उसको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समापक कोडान यानी कि स्टॉप कोडान टर्मिनेशन कोडान नहीं है?
तो यहाँ पर हमारा AUG समापक उड़ान नहीं है, यह प्रारंभक उड़ान है, यह प्रारंभक उड़ान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण किसके प्रयोगों से प्राप्त हुआ? तो इसके बारे में हमारा जो अपना सुस्पष्ट प्रमाण हर्शे और चेस के प्रयोगों से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई संरचना दर्शाती है, बताना है कि यहाँ पर जो संरचना दी गई है वह क्या दर्शाता है। तो देखते हैं, तो यह हमारा एक DNA का न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस भी है, हमारा यहाँ पर शुगर भी है और हमारा फास्फेट भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव जीनोम परियोजना के अनुसार सत्य नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है मानव जीनोम परियोजना के अनुसार। तो चलिए पढ़ते हैं। मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना थी, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा सहयोग प्राप्त था, यह सही बात है। आगे HPG के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव प्रौद्योगिकी नहीं की थी, इसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। और अन्य देखते हैं, इस परियोजना में DNA खंडों को स्वचालित DNA अनुक्रमक जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है का उपयोग कर अनुक्रमण करते हैं, यह भी सही बात है। मानव जीनोम योजना को महायोजना कहते हैं, तो यह भी सही बात है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन सही हैं? बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो मैं आपको सीधा सही आंसर बताता हूं। तो हमारा पहला सही बात है RNA पॉलीमरेज 128S rRNA को अनुलेखित करता है और RNA पॉलीमरेज सेकंड hnRNA को अनुलेखित करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें अमीनो अम्ल को सुमेलित करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिला लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है VNTR क्रम के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है कि VNTR के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला और चौथा वाला यहाँ पर गलत है, और बाकी हम सही चीजों को पढ़ लेते हैं। एक सदस्य में VNTR कॉपी का नंबर एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में परिवर्तित होता है, यह हमारा सही कथन है। VNTR का आकार 0.1 से 20 किलो बेस के आकार से परिवर्तित होता है, तो यह भी सही बात है। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवाहक जंतु कोशिकाओं में सबसे अच्छा जीन ट्रांसफर करता है? यानी कि जंतु कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर करने के लिए सबसे अच्छा वाहक हमारा रेट्रोवायरस है, आपको सीधे याद करना है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें पूछ रहा है कि GEAC क्या है? तो ये अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब पौधों के लिए इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त नहीं है? तो हमारा यहाँ पर हमारा ये अपना बायोलिस्टिक जीनगण या प्रत्यक्ष विधि अपने पादपों में प्रत्यक्ष ट्रांसफर के लिए उपयुक्त है अपना बायोलिस्टिक जीनगण, और इसमें हम सोना और टंगस्टन का प्रयोग करते हैं अपने ट्रांसफर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आसवन प्रक्रिया की जरूरत किसके निर्माण में नहीं होती? यानी कि
डिस्टिलेशन प्रक्रिया की जरूरत किसमें नहीं होती? तो अपना वाइन और बियर के निर्माण में आसवन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह संसाधन का एक अवयव नहीं है? तो हमारे इसका हमारा अभिव्यक्ति हमारे अनुप्रवाह संसाधन प्रक्रम का एक अवयव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण हेतु डीएनए से लेपित सूक्ष्म कण जिनको जीन गन से दागा जाता हो किसके बने होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि यह स्वर्ण और टंगस्टन का बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को कहा जाता है? तो इसे अपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को पादपों का आनुवंशिक इंजीनियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जैव तकनीक यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सम्मिलित है? तो हमारे आधुनिक जैव तकनीक में माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऊतक संवर्धन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, ये तीनों सम्मिलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ पर सही कथन को चुनना है, तो मैं सीधा आपको सही कथन बताऊंगा। तो हमारा यहाँ पर इको आर आई में वर्ण आर प्रभेद के नाम से लिया गया है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग चुने गए जीन को विशिष्ट जीव में प्रवेश कराने में सहायता करता है। यह दोनों सही हैं, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, PBR 322 कृत्रिम जीन वाहक है जिसमें उपस्थित नहीं होता? तो इसमें अपना कॉस साइट उपस्थित नहीं होता, अन्य सभी उपस्थित होते हैं। आपको याद कर लेना है और एक बार इस पीडीएफ को दोबारा से आपको देख लेना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शाकनाशी प्रतिरोधी अनुवांशिकता रूपांतरित GM जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के उत्पादन उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं में शाकनाशी का संचय कम करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है। हमारा अगला क्वेश्चन हमें सही मिलान करना है, तो देखते हैं यहाँ पर। हमारा पहला है, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर, तो यह प्रथम पुनर्योगज डीएनए के निर्माण से संबंधित है। हिंद सेकंड, तो यह प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह डीएनए खंडों का पृथक्करण से संबंधित है। हमारा बाम H1 स्थल, यह संवाहक PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन पर स्थित होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो प्रोटीन जीन क्राई AB डबल द्वारा यानी कि क्राई AB सेकंड द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे किसको नियंत्रित करते हैं? तो ये कपास के मुकुल कृमि यानी कि कॉटन बालवर्म को नियंत्रित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा PCR का अनुप्रयोग नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा PCR का अनुप्रयोग नहीं है। तो देखते हैं, जीवाणु अथवा विषाणु की अत्यंत कम सांद्रता का पता लगाना, इसका PCR का उपयोग है। संदेहात्मक कैंसर रोगियों में जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना, यह भी PCR का उपयोग है। वांछित डीएनए खंड का आवर्धन करना, यह भी सही बात है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिक गैस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तेल अधिप्लाव के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाने वाला आनुवंशिकता इंजीनियरित सूक्ष्म जीव है। तो यह हमारा स्यूडोमोनास फुटिडा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय एकस्व बिल इंडियन पेटेंट बिल का कौन सा संशोधन पारित किया है? तो हाल ही में अभी दूसरा ही संशोधन पारित हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या सत्य है? तो हमें बताना है कि बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या सत्य है। तो यह निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया का समकालीन जीव विज्ञान में किस रूप में व्यापक उपयोग किया जा रहा है? तो इसका भी वर्तमान स्थिति में हम अभी इसका कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एगारोस जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जाता है? तो इसे इथिडियम ब्रोमाइड के अभिरंजन के द्वारा देखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें बताना है कि सही कथन कौन कौन से हैं, इसमें से सही कथन कितने हैं? तो यहाँ पर देखते हैं सूत्रकृमि प्रतिरोधी पादप को एक नवीन योजना जो कि आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया पर आधारित है द्वारा विकसित किया गया है, यह सही बात है। आरएनए इंटरफेरेंस सभी ससीम केंद्रीय यानी कि यूकैरियोट जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की विधि है, यह भी सही बात है। आरएनए इंटरफेरेंस में एक विशिष्ट एमआरएनए को पूरक द्विसूत्री आरएनए द्वारा निष्क्रिय करता है, यह भी सही बात है। अगला कथन है परजीवी परपोषी में दो गैर पूरक आरएनए अभिव्यक्ति करता है जो कि आरएनए का प्रारंभन करता है, तो यह हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला रिक्त स्थान में ए व बी को भरना है। पूछा है कि पुनर्योग चिकित्सकीय औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। तो कितनी औषधियां स्वीकृत हो चुकी हैं? तो 30 औषधियां स्वीकृत हो चुकी हैं और इनमें से 12 का विपणन भारत में हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सरकारी संस्थान जेनेटिकली मॉडिफाई अनुसंधान के वैधता के संदर्भ में तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेता है? तो इसके बारे में GES यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसके बारे में निर्णय लेता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें यहाँ पर कॉलम को मैच करना है। देखते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी को हम करेंगे जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग। बायो पेटेंट हमारा जीवों के प्रयोग के लिए अधिकार प्रदान करना। हमारा जीन चिकित्सा है असक्रियात्मक जीन को सही करने का प्रयास। और हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है जीन को शांत निष्क्रिय करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है कि हमें बताना है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका पादप तथा जंतुओं की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अंतःविष्ट पिंड यानी कि इंक्लूजन बॉडी नहीं है? तो हमारा यहाँ पर पॉलीजोम अंतर्विष्ट बॉडी यानी अंतःविष्ट पिंड नहीं है, अन्य सभी हैं। आपको याद करना है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लेमिना का मुख्य घटक। तो इसका हमारा जो मिडिल लेमिना का जो मुख्य घटक होता है वह कैल्शियम पेक्टेट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जोड़े में डीएनए अनुपस्थित होता है? तो सूत्रकणिका और हरित में तो पाया जाता है, हरित लवक और केंद्रक में भी पाया जाता है, लेकिन लयनकाय और रसधानी में डीएनए अनुपस्थित होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सभी सही कथनों वाले एक विकल्प को चुनिए। तो हमें यहाँ पर सही विकल्प वाले कथनों को चुनना है।
तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला कथन है बाहरी झिल्ली छलनी के समान होती है, तो यह सही बात है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सेकंड और थर्ड खत्म हो गया। और अगला क्वेश्चन बाहरी झिल्ली पर ऑक्सीजन होता है, तो यह गलत है। हमारे आंतरिक झिल्ली पर ऑक्सीजन होता है, तो हमारा यहाँ पर हमारा बी यहाँ पर गलत हो गया। और अगला है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली नहीं, यह हमारे आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर हमारा सी भी नहीं है, तो हमारा ये हमारा पहला भी गलत होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। आंतरिक झिल्ली अत्यधिक कुंडलित होकर अंतर्वलनों की श्रृंखला बनाती है, तो यह सही बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक छात्र कोशिका के विभिन्न भागों को आंशिक रूप से अलग अलग कर विभिन्न टेस्ट ट्यूबों में लेकर उन्हें नामांकित करना भूल जाता है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे एक झिल्ली से घिरा कोशिकांग मिला जिसमें उसे कैटालेज एंजाइम की सक्रियता दिखती है। यह कोशिकांग हो सकता है भाई कैटालेज किसमें पाया जाएगा, तो हमारा जो कैटालेज होता है वह हमारे पेरोक्सिसोम में पाया जाता है, तो वह पेरोक्सिसोम होगा। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन से जोड़े में झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर केंद्रक में तो पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, राइबोसोम और केंद्रिका में हमारा झिल्ली नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की कोशिका में राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण होता है, यानी कि आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण हमारे केंद्रिका में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र का प्रकार जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि दोनों भुजा बराबर होती है, उसे मध्य केंद्रिकी यानी कि मेटासेंट्रिक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्येक गुणसूत्र अनिवार्यतया रखता है, तो भाई प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु अवश्य ही रखता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव शुक्राणु के कशाभिका का घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर है फ्लैजिलिन प्रोटीन नहीं है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है हमें हमारे अगले क्वेश्चन में ध्यान देना, पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर देखते हैं गॉल्जी उपकरण मुख्य रूप से पदार्थों की पैकिंग करता है और यह मध्य पटलिका का निर्माण करता है, यह सही बात है। लिपिड के क्वासी तरल प्रकृति के कारण द्विपरत के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, यह भी सही बात है। पश्चावस्था यानी कि एनाफेज में JVL आकृति के गुणसूत्र दिखाई देते हैं, यह भी सही बात है। आरएनए में 5 मिथाइल यूरासिल नहीं, हमारे आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा 3 कथन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिका से पहचानने में सहायता करता है, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों सहायता करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमें यहाँ पर सही मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। हमारा गॉल्जी का यानी कि गॉल्जी बॉडी, तो यह ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण से संबंधित है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम वृहद अणुओं का जल अपघटन, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम बने होते हैं, तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है अंकुरणशील वसीय बीजों में वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन केवल इनके भीतर होता है, तो किसके भीतर होता है, तो यह ग्लाइकोक्सिजोम के भीतर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है तारक काय में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था, तो तारक काय में अपना सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था 9+0 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कितने कथन सत्य हैं, तो चलिए देखते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका प्राणियों में प्रोटीन संश्लेषण नहीं, बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ हमेशा सांद्रता प्रवणता के साथ नहीं
सांद्रता प्रवणता के विपरीत, तो हमारा यह भी गलत हो गया। केंद्रिका राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल होते हैं, यह सही बात है। माइक्रोबॉडी यानी कि सूक्ष्मकाय विभिन्न प्रकार के एंजाइम रखते हैं और ये पौधों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर 2 कथन सही हैं। चलिए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ अंदर की ओर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन संश्लेषण करती है वह प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में उपयोग में आ सकता है, लेकिन ऐसा परीक्षित किया गया कि झिल्ली के भीतर प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्मित प्रोटीन से थोड़े भिन्न होते हैं। संभवतया प्रोटीन किसी अन्य कोशिकांग में रूपांतरित किए जाते हैं। दिए गए चित्र में उस कोशिकांग भाई, तो हमारा यहाँ पर ए यह हमारे गोल्जी बॉडी है और इसी में ही यह रूपांतरित होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एस अवस्था में क्या होता है? तो एस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल का प्रतिकृतिकरण होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें कार्बोक्सिलिक सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें इन घटनाक्रमों को व्यवस्थित करना है, तो देखते हैं गुलदस्ता अवस्था, तो ये सबसे पहले होता है। उसके बाद समजात गुणसूत्रों का युग्मन, हमारा अपना जो गुलदस्ता प्रवस्था वह लेप्टोटीन है और समजात गुणसूत्रों का अपना युग्मन जाइगोटीन है। पुनर्योगज ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं, यह अपना पैकेटीन अवस्था का है। और हमारा जो काइजमेटा दिखाई देता है वह अपना डिप्लोटीन का है और हमारा काइजमेटा का भवन अपना डाइकाइनेसिस का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही क्रम होगा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर गलत कथन को चुनना है, तो देखते हैं G0 अवस्था में कोशिकाएं उपापचयी रूप से निष्क्रिय, तो यह गलत है। उपापचयी रूप से यह सक्रिय होता है, तो हमारा ए गलत हो गया, तो इससे हमारा पहला और लास्ट गलत हो गया। और देखते हैं अगला, अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए प्रतिकरण के 2 चक्र होते हैं, तो यह गलत है। डीएनए प्रतिकृतिकरण के 1 चक्र होता है, तो हमारा बी भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी यानी कि समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को पुनः नियमित कर देता है, यह सही बात है। कोशिका चक्र की अवधि जीव से जीव में और कोशिका से कोशिका में परिवर्तित हो सकती है, यह भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें सही मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना, तो यह पूर्वावस्था से संबंधित है। केंद्रिका का पुनः प्रकट होना, यह अंत्यावस्था से संबंधित है। सेंट्रोमियर का विभाजन, यह पश्चावस्था से संबंधित है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण, यह एस अवस्था से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उच्च पादपों में कोशिका में एस अवस्था के दौरान, तो आपको ध्यान देना है कि उच्च पादप यानी कि पादप में, तो हमारे पादप में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। आपको यहाँ पर ये अपना तारा केंद्र यहाँ पर होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका प्रतिकृतिकरण नहीं होगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन में, हमें चित्र को पहचानना है और बताना है कि यह क्या दर्शा रहा है। तो हमारा यह चित्र जो है वह मेटाफेज की ओर परिवर्तन है समसूत्री विभाजन में, और फिर ये सभी यहाँ पर आकर अपना मेटाफेज प्लेट का निर्माण करेंगे। चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्रों का युग्मन, तो हमारे समजात गुणसूत्रों का युग्मन जाइगोटीन फेज में होता है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की भिन्न अवस्थाओं में से निम्न में से कौन से डीएनए की मात्रा के लिए सही है?
यदि G1 अवस्था में डीएनए की मात्रा 64 है, तो भाई अगर G1 में डीएनए की मात्रा 64 पिकोग्राम है तो हमारे और फिर एस प्रवस्था के बाद इसका डबल हो जाएगा, और हमारा एनाफेज एस प्रवस्था के बाद आता है तो इससे इसमें डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, और मेटाफेज में भी यह डबल ही रहेगा। लेकिन हमारे जब इसका अपना मियोसिस जब फर्स्ट होगा तो डीएनए दोनों कोशिकाओं में आधा आधा बढ़ जाएगा, इसलिए मेटाफेज में अपना 64 पिकोग्राम फिर से हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही है। तो अगर आपको मेरा मेरी लेक्चर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे और मोटिवेशनल मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट संसार, आप उससे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी को मेरा राम राम।